हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो में हमने देख लिया था उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। हमने इसको वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। और हम देखे थे, अब इसमें देखेंगे हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, जो हमने व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन को भी हमने इसका वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। अब देखते हैं 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। 4 प्रकार के संसाधन होते हैं ना, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। तो पहला व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा सामुदायिक संसाधन, जो हमने इसके चर्चा कर दिया है पहले वीडियो में। अब हम देखते हैं तीसरा चौथा क्या है। तीसरा में क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। इसमें देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। ओके, देखिए राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। राष्ट्रीय संसाधन आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। अगर कुल मिलाकर बात कहें तो राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, मतलब जिसका मालिक राष्ट्र के है। मतलब भारत हम लोग का देश है ना, तो उसमें भारत देश का मतलब भारत सरकार के उस पर अधिकार होता है, ठीक ना। उसी बोलते हैं राष्ट्रहित। जैसे उदाहरण में देखेंगे सरकारी ज़मीन, सड़क, नहर, रेल, हेलीकॉप्टर इत्यादि, मतलब आदि। अब हम बात करेंगे अधिग्रहण का मतलब। अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? मतलब देश हित के लिए, सरकार के लिए, मतलब जनता के भलाई के लिए अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े देश के लिए, तो उस ज़मीन को, मान लीजिए कोई भी रोड में आप लोगों को जिस देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का मकान बना रहे हैं, तो उसमें उसका रोड का टेढ़ा होने की वजह से बोला है कि हम इसको ज़मीन को हम लेंगे, तो कोई व्यक्ति कहता है नहीं, इसको हम नहीं देंगे। तो इससे क्या होता है, सरकार उसको जो अपना रेट होता है उसके हिसाब से दे करके पैसा, और पर्सनल ज़मीन जो होता है उसको ले करके राष्ट्रहित में बना सकता है। सड़क चाहे रेल, कुछ भी वहाँ पर बना रहा है सरकारी काज के लिए, तो उसी को बोलते हैं अधिग्रहण। मतलब अधिग्रहण कर सकता है उसका मुआवजा दे करके। समझ में आया? अब फिगर के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर फिगर में हम देखा है सरकारी ज़मीन को। मान लीजिए रेलवे है, रेलवे प्लेटफार्म है, या और भी कोई सरकारी ज़मीन है, जैसे नहर हो गया, उसके दोनों तरफ देखिएगा तो ज़मीन रहता हुआ है जिसमें पानी। सड़क है, अगर सड़क पर बात करें तो सड़क पर देखिएगा तो दोनों तरफ साइड में रहता है ज़मीन, तो वह क्या होता है, सड़क भी हमारा सरकारी ज़मीन है। इस तरह से जिसमें नली का पानी लगता है, सड़क का निर्माण होता है तो लगता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या है, सरकारी ज़मीन में लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो इसके उस तरह से हम देखेंगे तो सरकारी ज़मीन होता है। सड़क भी हमारे क्या है, सरकारी ज़मीन के अंतर्गत आएगा, जिसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, क्योंकि देश के राष्ट्र में हमारा सड़क भी योगदान देता है, इसलिए सड़क भी क्या है, हमारा राष्ट्रीय संसाधन अंतर्गत आएगा। जैसे NH2 है, NH7 है, ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे सरकार को टैक्स मिलता है उस संसाधन से। जैसे कि बड़े बड़े देखिएगा राज्य में हर जिला में टूल टैक्स है, तो टूल टैक्स से वहाँ से सरकार को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब देश के हित में जो प्रॉफिट आता है उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। जैसे हमारे सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में टूल टैक्स है, तो उससे सरकार को फ़ायदा होता है। उसी प्रकार हर जिला में है। तो सड़क हमारे लिए क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। नहर की बात करें, नहर जिसे पटवन के लिए, सिंचाई के लिए नहर पानी देता है ना, ये भी क्या है, हमारा राष्ट्रीय संसाधन है। इससे भी हम लोग को प्रॉफिट होता है। जिसे किसान लोग पानी खेत में पटवन जब करता है तो इसके लिए टैक्स देता है, ठीक ना। नहर की सिंचाई के लिए जब पानी छोड़ता है ना, तो किसान लोग पनघट के रूप में टैक्स देता है। तो यह इससे जो टैक्स प्राप्त होता है तो हमारे देश के लिए आगे बढ़ता है, देश में वो जाता है, देश के लिए मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या है, हमारा नहर जो है क्या है, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। रेल यातायात सुविधा है। अगर रेल की बात करें तो रेल हमारा भारतीय रेल क्या है, ये भी हमारा राष्ट्रीय संसाधन है, जिस पर देश का पूरा अधिकार होता है, ठीक ना, उस पर राष्ट्रीय अधिकार कहते हैं। हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर भी है,
मान लीजिए चुनाव में देखते हैं नेता लोग आते हैं ना हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उसमें उसका जो किराया दिया जाता है इसका हेलीकॉप्टर का, उसमें क्या जाता है, देश हित में जाता है, मतलब देश के लिए वह क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब जो भी है ये क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के लिए है, जिसका मालिकाना देश का होता है, मतलब भारतीय सरकार को इस पर पूरा अधिकार है, इसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं अगला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिखाएंगे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री तट रेखा से, मतलब समुद्र तट है ना, वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़ करके खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक ले उस देश का अधिकार होगा, बाकी उससे आगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा 200 किलोमीटर के आगे का, ठीक ना। नोट में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन है जो दुनिया के सभी देश से संबंधित है, विश्वव्यापी नींव की सहमति के बिना, ठीक ना, सहमति के बिना राष्ट्र मतलब देश इन संसाधनों को शामिल नहीं कर सकते हैं और उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे पहाड़, समुद्र, ज्वालामुखी, दिन के उजाले, पानी इत्यादि। मतलब कुल मिलाकर के बात कहें तो उस पर अपना एक देश का अधिकार नहीं रहता है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर किसी देश के बिना मर्जी का उस देश पर, मतलब जो भी एरिया बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, उस पर पूरा एक देश का अधिकार नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं पहाड़ मतलब हिमालय पर्वत ले सकते हैं, पर्वत ले सकते हैं। जैसे हिमालय पर्वत पर क्या है, उधर से चाइना है, मतलब चीन देश का अधिकार है, इधर से नेपाल देश का भी अधिकार है, इधर से भारत का भी है। मतलब उस पर एक व्यक्ति का पूरा, मतलब एक देश का पूरा उस पर अधिकार नहीं रहता है, उस पर सारा देश का सहमति से होना है, उसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समुद्र में जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाले जो भी खनिज पत्थर निकलता है, चाहे जो भी है ज्वालामुखी से, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, जिस पर एक देश का अधिकार नहीं होता है। अब देखते हैं महासागरीय जैसे समुद्र का जल जैसे हिंद महासागर के यहाँ दिखाए हैं, समुद्र का जल जो है इस पर एक देश का अधिकार नहीं रहता है, ठीक ना, उस पर सभी देश का अधिकार होता है, तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी को दिखाए हैं इस प्रकार से। अब अपवर्जक क्षेत्र देखते हैं, अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से भी बताएंगे अपवर्जक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, अगर परीक्षा में पूछ देगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो कैसे देखेंगे हम इसको। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र का उस पर देश का अधिपत्य होता है, मतलब 200 किलोमीटर की दूरी अपने अंदर उस देश पर अधिपत्य होता है, उसी को अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं ना। जिसका केवल वह बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे तब समझ में आएगा। मान लीजिए क्या है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र विश्व, ये विश्व के हम इसमें मैप पर दिखाए हैं, देखिए जिसमें भारत है, जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहा है ना, ये भारत का मैप है। और अपवर्जक क्षेत्र का मतलब कि ये समुद्र है, यहाँ से 200 किलोमीटर की एरिया में भारत का अधिकार है। यहाँ से मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया महादेश है, तो यहाँ से 200 किलोमीटर उजला दिखाई दे रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, यहाँ से 200 किलोमीटर की एरिया जो होगा उसको अंदर जो अपना देश का अधिकार होगा वो अपवर्जक क्षेत्र कहलाएगा, ठीक ना। मान लीजिए क्या है उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, तो यहाँ से जो अमेरिका है तो इसको जो 200 किलोमीटर समुद्र में जो क्षेत्र होगा वह अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी यहाँ पर मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में अगर जाता है तो अपने एरिया में मछली पकड़ लेगा, इसका एरिया बनाया गया है। बाकी इसके अलावा छोड़ करके अगर जाएगा दूसरे इलाका में तो वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, ये दूसरे अपवर्जक क्षेत्र के विरुद्ध हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाएं, मछुआरा क्या है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर मछली पकड़ता मछुआरा। ये मछुआरा क्या कर रहा है, अपने क्षेत्र के अंदर मछली पकड़ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए हम भारत की एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत में यहाँ फिगर है ना, ये भारत है, ये जो ब्राउन कलर के दिखाई दे रहा है ये भारत का मैप है। और यहाँ पर जो जहाँ पर है ना, ये पानी दिखाए हम समुद्र का, यहाँ पर क्या है नीला दिखाई दे रहा है ना, ये समुद्र है, हिंद महासागर है, ठीक। अब इसके देखिए वाइट जो है यहाँ पर उजला दिखाई दे रहा है, इसी को तो हम अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ से तट रेखा है, तट रेखा से इतना दूरी तक ले 200 किलोमीटर तक
जो एरिया है भारत का अपना इसका अधिकार है, ठीक ना। इस पर अपना मछली पकड़ सकता है और भी कुछ मछली पालन कर सकता है, ठीक ना। कुछ भी इसमें अपना काम कर सकता है। भारत मछली पकड़ सकता है, मछली पालन कर सकता है, या अपना ये इसमें यातायात चला सकता है, मतलब जहाज भी चला सकता है। इसमें यह अपवर्जक क्षेत्र के अंदर कर सकता है। इस पर कोई देश दूसरा देश नहीं बोल सकता है। जैसे यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है, तो श्रीलंका का भी एरिया बनाया गया है को अब 200 किलोमीटर। यहाँ पर देख अंडमान निकोबार द्वीप है जो भारत का अधिकार है, उजला उजला दिखाई दे रहा है ना। तो इस क्षेत्र को अगर 200 किलोमीटर अपने अधिकार, अपने देश जो अपना तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर का क्षेत्र होगा, इसी को अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक ना। इस तरह से हम देख सकते हैं। मान लीजिए यह अपवर्जक क्षेत्र है, अगर अपवर्जक क्षेत्र से मछली पकड़ रहा है कोई मछुआरा, अगर पकड़ते पकड़ते श्रीलंका में चला आया है इधर इसका क्षेत्र में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपवर्जक क्षेत्र में जब प्रवेश करेगा तो श्रीलंका वाले विरोध करेंगे, उस मछुआरों को पकड़ कर श्रीलंका वाले अपने जेल में डाल देंगे। अगर श्रीलंका वाला मछली पकड़ रहा है और पकड़ते पकड़ते मछली को भारत के एरिया में घुस जाता है, अपवर्जक क्षेत्र यानी कि उजला उजला जहाँ पर दिखाए हैं, तो इस क्षेत्र में जब घुसता है तो भारत वाला क्या करेगा, उस मछुआरा को पकड़ करके जेल में डाल देगा, क्योंकि वो उसका क्षेत्र है। तो इस तरह से जो क्षेत्र बांटा गया है इसी को अपवर्जक क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाने का ढंग अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है अपना प्रगतिशील क्लासेस, ठीक ना। अगर अच्छा लग रहा है तो इससे वीडियो अच्छा आप लोग बना करके हम पेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।